नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले सेशन में हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक नातेदारी पर। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 20 लेने जा रहे हैं। इससे पहले 19 लेक्चर हो चुके हैं। तो ये जो सब्जेक्ट चल रहा है आपका सोशियोलॉजी का, ये स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कंटेंट आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा यदि आप अन्य किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करना चाहिए। वहां पर आपको लगभग सभी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट पूरे विस्तार से मिल जाएंगे, डिटेल में मिल जाएंगे और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी कंटेंट मेरे द्वारा दिए जा रहा है, जितने भी सब्जेक्ट, लगभग 60 सब्जेक्ट बीए को लेकर के दिए जा रहे हैं, वो सबके सब निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है उन पर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इन सबके अलावा यदि आप में से कोई छात्र ऐसा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो YouTube का एक अन्य प्लेटफॉर्म है प्रज्ञान हिंदी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर उसको भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई चार्जेस आपसे कहीं पर भी नहीं लिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी विषय सूची है। नए छात्र हैं तो एक बार एक नजर इस पर डाल लीजिएगा। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट पर सेशन चल रहे थे, इसमें 3 टॉपिक हो चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट के टॉपिक नंबर 4 पर, नातेदारी पर। क्लियर है? किनशिप पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पर नजर डालें तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम आज का सेशन कवर करेंगे। व्याख्या, परिभाषा और नातेदारी के भेद अर्थात की डिफरेंस। मतलब इसके प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं नातेदारी का। छोटा सेशन होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। नातेदारी क्या है समझाइए, क्वेश्चन है। क्लियर है? नातेदारी की अवधारणा समझाते हुए नातेदारी के प्रकार बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक में इसका आंसर कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है यार, ज्यादा इसलिए थोड़ा स्पीड से हम आगे बढ़ के और जल्दी से फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और ज्यादा कुछ समझने जैसा कुछ है भी नहीं है। पूरी स्लाइड एक बार में ओपन कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं। व्याख्या में आपको ओवरऑल टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी देनी होती है। जैसे नातेदारी व्यवस्था विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। नातेदारी मतलब कि किनशिप समझते हो ना, रिश्तेदारी। जो समाज में रहते हुए व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के रिश्ते होते हैं उसी को हम नातेदारी अर्थात किनशिप के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आप में से हर कोई नातेदारी के बारे में, नातेदारी से परिचित है, लेकिन जब लिखने का समय आता है तो वर्ड नहीं मिल पाते, कंटेंट नहीं मिल पाता, लिखना कैसे। तो वही कंटेंट मैंने यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास किया है। नातेदारी व्यवस्था विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक रिश्तों का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही किया जाता है। सामाजिक रिश्तों का, क्योंकि समाज में जो विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न व्यक्ति रहते हैं, उनके बीच में आपस में कोई ना कोई रिश्ता अवश्य होता है। तो वो जो रिश्ते होते हैं ना, वो रिश्ते ही नातेदारी के आधार पर तय किए जाते हैं, आधार पर तय होते हैं। नातेदारी के उपयोग से इन सामाजिक समूहों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल रखते हैं। ठीक है ना? तो नातेदारी किस व्यक्ति से क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या नातेदारी है, क्या किनशिप है, तो उसी के आधार पर उनका व्यवहार होता है या मेलजोल होता है। यह संबंधों की उचित भूमिकाओं एवं रिश्तों को परिभाषित करता है। किसकी? संबंधों की। तो संबंधों की जो उचित भूमिकाएं होती है या व्यक्तियों के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनको परिभाषित करता है। जैसे पिता पुत्री के बीच का संबंध, भाई बहन के बीच का संबंध, दामाद सास के बीच का संबंध, तो विभिन्न प्रकार के संबंध जो समाज में व्यक्तियों में पाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो रिश्ता पाया जाता है उस रिश्ते को नातेदारी के अंतर्गत ही प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या को कंटिन्यू करते हुए, नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर, या देखिए कुछ टर्म होती है जो हमारे मस्तिष्क में नहीं होती है, लेकिन जैसे अब ये टॉपिक आपने पढ़ा, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है वो संभवतः सबको याद था, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना तो ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो छूट जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। संभवतः पता होता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। जैसे नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। नातेदारी में ध्यान दीजिएगा, उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे हमारा संबंध कैसा होता है, वंशावली के आधार पर होता है, वंश के आधार पर होता है। ठीक है ना? वंश के आधार पर जो रिश्ते तय होते हैं उन रिश्तेदारों को ही नातेदारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वंशावली संबंध परिवार, सभी परिवार में पैदा होते हैं। वंशावली, ये वर्ड कुछ
मिस हुआ है यहां पर, ठीक है। तो वंशावली जो है, वंशावली से संबंधित या वंशावली के जो संबंध होते हैं वो परिवार में ही पैदा होते हैं और परिवार पर ही निर्भर करते हैं। समझिएगा, वंशावली से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं या वंशावली में जो संबंध पाए जाते हैं वो संबंध एक परिवार में ही पैदा होते हैं, एक परिवार में ही वो संबंध बनते हैं और अपने परिवार पर ही वो संबंध निर्भर रहते हैं, उसी को हम एक वंशावली कहते हैं। तो इन संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है, याद रखिएगा। तो अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक परिवार के जो लोग हैं वो एक ही वंश के हो, एक ही वंश के आधार पर हो। स्थिति कब गड़बड़ हो जाती है, ये बात कब, इस बात को कब नकारा जा सकता है, जब एक परिवार में बाकी सभी लोग तो एक वंश के हैं लेकिन वहां पर एक बच्चे को मान लो गोद ले लिया गया है। तो जिस बच्चे को आपने गोद लिया है वो तो आपके वंश का नहीं था लेकिन फिर भी उस परिवार का सदस्य होगा और उसको उतने ही अधिकार प्राप्त होंगे और वो भी नातेदारी में सम्मिलित होगा जबकि वो आपके वंश का नहीं था, लेकिन वहां पर समाज की स्वीकृति उसको प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह उस वंश में शामिल हो जाता है। याद रखिएगा, तो हर बात के कुछ न कुछ अपवाद भी अवश्य होते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या बात की है कि नातेदारी के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो एक वंश पर आधारित होते हैं और ऐसे वंश से संबंधित जो रिश्ते होते हैं वो एक परिवार में ही बनते हैं और उस परिवार पर ही निर्भर करते हैं। अतः नेक्स्ट हेडिंग पढ़िए, नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है। क्या है? नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम सभी समाजों में अलग अलग होते हैं। भाई किस परिवार के लोगों के बीच में कौन कौन से संबंध होंगे, किस किस प्रकार के संबंध होंगे, ये हर समाज के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। इसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं होता। नातेदारी में हम रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों दोनों को सम्मिलित कर सकते हैं। किसको? रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। याद रखिएगा, तो जो रक्त संबंधी होंगे वो वंशावली के आधार पर होंगे, विवाह संबंधी होंगे वो होंगे समाज की स्वीकृति के आधार पर। और इसीलिए तो कहा गया है कि इसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है। सर्वमान्य तरीका का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा तरीका जिसे दुनिया की सभी समाजें एक्सेप्ट करती हो, ठीक है ना, सभी समाज एक्सेप्ट करती हो, उसे हम सर्वमान्य तरीका कहते हैं। तो समाजों में ऐसा कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है। हर समाज के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर इस प्रकार की रिलेशनशिप डेवलप होती है और उसी रिलेशनशिप को हम यहां नातेदारी के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से अब तक ये पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। आइए दो परिभाषाओं को जरा हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले ताकि आपके ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक परिभाषा है रेडक्लिफ साहब की। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। कितने प्यारे शब्दों में कहा है। क्या कहा है उन्होंने कि जो नातेदारी होती है ना वो सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, नातेदारी जो है समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समाज की स्वीकृति वाले क्या है? संबंध होते हैं। समाज की स्वीकृति वाला वंश संबंध होता है जो सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार होता है। समाज में जो विभिन्न संबंध पाए जाते हैं उनका परंपरागत पुराने समय से चले आ रहे संबंधों का क्या आधार होते हैं। मतलब कि जो परंपरागत रूप से जो संबंध चले आ रहे हैं उनका आधार होते हैं ये कौन? नातेदारी वाले संबंध जो वंश के आधार पर आधारित संबंध होते हैं। क्लियर? एक परिभाषा है यहां पर एमएल शर्मा साहब की, एसएल शर्मा साहब की, सॉरी माफ कीजिएगा। नातेदारी उस व्यवस्था का नाम है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। ये स्वजन वास्तविक हो सकते हैं और काल्पनिक भी। स्वजन, ठीक है। तो नातेदारी उस व्यवस्था का नाम है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। जो एक परिवार के लोग हैं उनके संबंधों को नियमित करने वाली व्यवस्था को ही यहां पर नातेदारी के नाम से जाना जा रहा है। शर्मा साहब आगे कहते हैं कि स्वजन, जो स्वजन लोग हैं वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं।
ये दो परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगी। आइए अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नातेदारी के प्रकार पर जरा बात करते हैं। दो सामान्य से प्रकार होते हैं नातेदारी के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अभी बात की थी इसकी व्याख्या के रूप में। तो नातेदारी के विशेष रूप से दो ही प्रकार होते हैं, एक रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी। ब्लड रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड किनशिप, दो टाइप होते हैं। तो दोनों टाइप को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। लेक्चर बस समझिए खत्म ही है, कंप्लीट हो चुका है। रक्त संबंधी नातेदारी क्या होती है? एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, विभिन्न प्रकार के रिश्ते आदि के बीच में पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं, सम रक्त संबंधी हैं, उनको हम रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। समझिएगा, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, एक परिवार में जो ब्लड रिलेशन पाया जाता है उसे हम रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। मेरे क्या समझ, जैसे भाई बहन ब्लड रिलेटेड है, दादा दादी, मामा, क्योंकि मामा और आपकी मां दोनों का जो ब्लड होगा सेम होगा, ठीक है। चाचा नानी, चाचा नानी, ठीक है। बड़े पापा, ताऊ ताई, ताई नहीं आएगी, माफ कीजिएगा, ताई नहीं आएंगी, ताऊ आएंगे। तो इस प्रकार से एक परिवार में जो ब्लड से संबंधित रिश्तेदार होंगे वो सबके सब रक्त संबंधी रिश्तेदारों के अंतर्गत आएंगे। यह मान्यता है कि इन लोगों में एक ही रक्त बहता है। क्लियर? किंतु मान्यता है, साइंटिफिक रूप से अगर आप इस करोगे ना तो अलग अलग ब्लड पाया जाता है बेसिकली, लेकिन वो ब्लड रिलेशन ही कहलाता है। किंतु रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। याद रखिएगा, रक्त संबंधियों के बीच में हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा प्राणी शास्त्रीय संबंध हो, ये काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। कैसे? आगे समझते हैं। जैविकीय तत्व के स्थान पर इसमें सामाजिक तत्व महत्वपूर्ण होता है। अब सुनिए, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो एक वही एग्जाम्पल हम लेंगे, गोद वाला, गोद लेने वाला, किसी बच्चे को गोद लेने वाला। तो जब हम कहते हैं कि जैविक तत्व, अब ये ब्लड रिलेशन तो अब जैविक तत्व के अंतर्गत आ रही थी, लेकिन जब जैविक तत्व से काम ना चले तो समाज की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में वह सामाजिक तत्व बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जैविक तत्व के स्थान पर सामाजिक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे गोद लेने की प्रथा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गोद ली संतान के साथ सभी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वह जैविकीय उत्पन्न संतान हो, जैविकीय उत्पन्न संतान हो, ब्लड रिलेटेड हो। क्लियर है? मात्र इसका सिर्फ आधार यह है कि गोद लेने वाले बच्चे को क्या हुआ, यहां पर समाज की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसीलिए वह ब्लड रिलेटेड नातेदारी में शामिल हो चुका है। भले ही वो ब्लड रिलेटेड ना हो, फिर भी वह उस वंश का सदस्य बन चुका है। बात समझ आ रही? दूसरा इसका टाइप था विवाह संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी का मतलब हुआ कि विवाह करके किसी अन्य परिवार को अपने इस परिवार के साथ जोड़ लेना। प्रजनन पर आधारित नातेदारी के संबंधों में विवाह संबंध भी है जो विषम लिंगीय के बीच समाज की स्वीकृति से स्थापित होती है। विवाह द्वारा केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं अपितु दोनों परिवार के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। कहते हैं ना, विवाह के माध्यम से दो लोगों का मिलन नहीं होता बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। तो दो परिवार आपस में नातेदारी में शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं विवाह के माध्यम से। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर क्रिस्टल हो चुका, क्योंकि इतना इजी है, कुछ डिफिकल्ट कुछ जैसा कुछ था नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों इस पर लेक्चर लेकर नहीं आता क्योंकि बहुत इजी था, छोटा कॉन्सेप्ट था। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं हर टॉपिक पर आपको लेक्चर दूंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो इजी हो या बेसिकली डिफिकल्ट पे तो लेक्चर लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कितना भी इजी भी होगा ना, छोटा सा भी होगा, तो भी मैं आपको एक लेक्चर पे एक टॉपिक पर लेक्चर जरूर दूंगा, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। क्योंकि चैप्टर बाइज चैप्टर चलने का जो हमने सिद्धांत को पाला है, सिद्धांत लिया है, वो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से उसी सिद्धांत पर चलते हुए एक छोटा सा सेशन मैंने आपको देके जा रहा हूं और अगले सेशन में थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे विवाह पर। बहुत मस्त सेशन होने वाला है। अगले इस लेक्चर नंबर 21 में हम बात करेंगे, मतलब कल वाले सेशन में हम बात करेंगे हिंदू विवाह पर, हिंदू विवाह पद्धति पर, कितने प्रकार के विवाह होते हैं, विवाह क्या होता है। उसके बाद में फिर हम
लेक्चर नंबर 21-22 में हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे विवाही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन वहां पर हम मुस्लिम विवाह पर चर्चा करेंगे, इस्लाम धर्म पर आधारित विवाह पर चर्चा करेंगे। तो विवाह वाला कॉन्सेप्ट पर 2 लेक्चर होंगे आपके, उसके बाद में जाति, वर्ग, शिक्षा, ठीक है, इस तरह से हमारा सेशन कंटिन्यू चलेगा। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर बाय चैप्टर ही आपका सेशन चलेंगे। तो कल वाला सेशन बहुत ही मस्त होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, बड़ा होगा, थोड़ा सा लगभग 35 मिनट टू 40 मिनट से समथिंग का होगा, लेकिन बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। और इससे जाऊं उससे पहले फिर से बता दूं नए स्टूडेंट्स को, यदि कोई डाउट आ रहा हो, किसी प्रकार कोई लिंक चाहिए हो आपको, तो आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप सभी लेक्चर या नोट्स की लिंक प्राप्त कर सकते हो। निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर के आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर डेली नोटिफिकेशन, आपको डेली क्लास की लिंक मिलेगी आपको डेली, जैसे यहां पर अपलोड करता हूं मैं यूट्यूब पर, उसके तुरंत बाद में टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लिंक डाल दी जाती है, जहां से आपको मतलब ग्रुप में रहोगे आप, कोई सेशन आपसे छूटेगा नहीं, जब चाहो तब क्लास को अटेंड कर सकते हो। हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो जल्दी से जाइए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से नोट्स डाउनलोड कीजिए, एग्जाम के लिए संभाल करके रखिए। तुरंत इसके बाद में इसका एक रिवीजन लगाइए पीडीएफ से, रिवीजन लगाने के बाद में एग्जाम तक संभाल के रखिएगा। बहुत शानदार पेपर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बेहतर एग्जाम जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा आपको फॉलो करते हुए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।